हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट है उसमें इंडियन पोस्टल ऑर्डर का जिक्र है। तो आज जानते हैं कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर एक अलग फॉर्म में यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिलता है, जैसे EIPO के नाम से जानते हैं, और एक आप फिजिकल रूप में IPO यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर को भी देखते होंगे या फिर आप लोगों ने कभी ना कभी इसको खरीदा भी होगा। तो आज इसके बारे में जानते हैं कि EIPO और IPO क्या होते हैं और ये किस तरीके से परचेज किए जाते हैं या किस तरीके से इनका वैलिडिटी टाइम होता है, इनके बारे में जानते हैं। और आज की जो वीडियो है वो एक MCQ क्लास है, यानी कि हम लोग आज प्रश्न करेंगे और प्रश्न संबंधित होंगे EIPO और IPO से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है कैन वी परचेज इंडियन पोस्टल ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या हम लोग इंडियन पोस्टल ऑर्डर को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न है। तो आज इस प्रश्न का आंसर होगा यस। इंडियन पोस्टल ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंडिया पोस्ट के द्वारा इसे प्रोवाइड करवाया जाता था, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। EIPO को बेसिकली जो ई पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है वहाँ से इसको परचेज कर सकते थे, और EIPO जो RTI से संबंधित जो काम था, जो लोग इंफॉर्मेशन वगैरह चाहते थे वो लोग डायरेक्ट ई पोस्ट ऑफिस पर जा करके पेमेंट करते थे और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडियन पोस्टल ऑर्डर को डाउनलोड करते थे, वहाँ से उनको वो मिल जाता था। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हाँ, हम लोग इंडियन पोस्टल ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फुल फॉर्म ऑफ EIPO इज, यानी कि जो EIPO है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी में है इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर, और ऑप्शन नंबर सी में है इलेक्ट्रॉनिक इंडिया पोस्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द अबव। तो EIPO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है टाइप्स ऑफ EIPO इज, यानी कि जो EIPO है वो कितने मूल्य वर्ग में मिलता है, यानी कि वो कितने डिनोमिनेशंस में खरीद सकते हैं EIPO को। तो EIPO बेसिकली 10 रुपये का EIPO अवेलेबल है, 20 रुपये का EIPO अवेलेबल है, 50 रुपये का भी EIPO अवेलेबल है और 100 रुपये का भी EIPO अवेलेबल है। तो इस तरीके से टोटल 4 मूल्य वर्ग में EIPO अवेलेबल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि EIPO कैन बी परचेज इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, यानी कि EIPO को किन किन मूल्यों के मूल्य वर्ग में आप परचेज कर सकते हैं। तो EIPO 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये का अवेलेबल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर EIPO कैन बी परचेज, यानी कि जो EIPO की सुविधा है वो कहाँ से उपलब्ध होती है या कहाँ से हम लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो इसे ई पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं, और इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी एक लिंक है, बाई लिंक इन इंडिया पोस्ट वेबसाइट भी हम इसे परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैड लॉन्च EIPO फैसिलिटी ऑन, यानी कि डाक विभाग के द्वारा EIPO की सुविधा को कब लॉन्च किया गया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा EIPO की सुविधा को 22 मार्च 2013 को लॉन्च किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नोडल ऑफिस फॉर अकाउंटिंग पर्पस रिगार्डिंग EIPO इज, यानी कि जो EIPO से संबंधित जो भी अकाउंटिंग है, कैश वगैरह है, यानी इसका जो भी लेखा जोखा है, अकाउंट संबंधी जो भी इसके काम है, वो कौन सी ऑफिस इसे देखती है और उसे नोडल ऑफिस के रूप में कैसे चुना गया है। तो संसद मार्ग HO है, संसद मार्ग की जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, उसे नोडल ऑफिस चुना गया था अकाउंट पर्पस के लिए EIPO के रिगार्डिंग में, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि EIPO फैसिलिटी डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 10/10/2019, यानी कि 10/10/2019 को EIPO की जो फैसिलिटी है, EIPO की जो सुविधा है वो कहाँ पर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, यानी कि जो EIPO है
10/10/2019 से किन किन सर्कल्स में अब अवेलेबल नहीं है। तो बिहार सर्कल, दिल्ली सर्कल और कर्नाटक सर्कल में 10/10/2019 से EIPO की सुविधा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर आर अवेलेबल इन डिनोमिनेशन, यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो किन किन मूल्य वर्गों में अवेलेबल है, यानी कि टोटल नंबर पूछे गए हैं। तो EI यानी कि जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, अब IPO के बारे में जानते हैं। तो IPO की फुल फॉर्म होगी इंडियन पोस्टल ऑर्डर, और IPO 1 रुपये का भी अवेलेबल है मार्केट में, 2 रुपये का भी अवेलेबल है, 5 रुपये का भी अवेलेबल है, 7 रुपये का अवेलेबल है, 10 रुपये का अवेलेबल है, 20 रुपये का भी अवेलेबल है, 50 रुपये का भी अवेलेबल है, और 100 रुपये का भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर इंडिया पोस्ट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल 8 मूल्य वर्ग के IPO उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि ऑफिस ऑथराइज टू सेल एंड कैश IPO इज और आर, यानी कि ऐसी कौन कौन सी ऑफिस है जो पोस्ट ऑफिस IPO को सेल भी कर सकती हैं और उनको कैश भी कर सकती हैं। तो IPO को बिक्री और उनका जो कैश पेमेंट है वो कौन कौन सी ऑफिस कर सकती हैं। तो इंडिया में जितनी भी हेड ऑफिस हैं या जितनी भी सब ऑफिसेज हैं वो IPO को सेल भी कर सकती हैं और उनका एनकैशमेंट भी कर सकती है, कैश भी कर सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पेमेंट ऑफ IPO में बी रिफ्यूज ए पोस्टल ऑर्डर इज और आर, यदि IPO अगर कोई IPO है उसका ऑर्डर उसका जो पेमेंट है यानी कि कोई इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसका कोई व्यक्ति पेमेंट लेना चाहता है तो उस केस में उसे कब मना कर सकते हैं, यानी कि कोई IPO को कोई व्यक्ति पेमेंट लेने आया है तो उसका किन किन कंडीशन में उसका जो पेमेंट है वो रिफ्यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि इट कंटेन इरेजर और अल्टरेशन, यानी कि जो IPO है उस पर कुछ काट छांट की गई हो, उस पर कुछ मिटाया गया हो, उस पर कुछ चेंज करने की कोशिश की गई हो, तो उस कंडीशन में उस कस्टमर को IPO का जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं किया जाता है। इस कट डिफेज और मल्टीलेटरल, यानी कि उससे काट छाट की गई हो तो उस स्थिति में भी पेमेंट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है इज नॉट साइंड और डेट स्टैम्प्ड बाय पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ इशू, यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसे जारी किया गया था उस समय पर अगर पोस्ट मास्टर ने उस पर साइन नहीं किए हो या डेट स्टैम्प नहीं लगाई हो तो उस कंडीशन में भी पोस्टल ऑर्डर का इंडियन पोस्टल ऑर्डर का पेमेंट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये का कोई पोस्टल ऑर्डर लेता है तो टोटल उसको कमीशन के समेत उसको पड़ता है वो 110 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर 110 रुपये में बेचा जाता है। ये मान लेते हैं 10 रुपये पोस्ट ऑफिस के कमीशन के थ्रू पोस्ट ऑफिस इस पर कमाता है 10 रुपये। तो जब कोई व्यक्ति पेमेंट लेने आता है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर का, जब कोई व्यक्ति 110 रुपये भुगतान करने के बाद जब दोबारा पेमेंट लेने आता है तो उनको कमीशन नहीं दिया जाता, यानी कि उनका जो भी मूल्य वर्ग होगा पोस्टल ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ वही दिया जाता है, कमीशन पे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ IPO एक, तो ये प्रश्न तो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है कि अ पोस्टल ऑर्डर इज करंट फॉर 24 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, यानी कि एक पोस्टल ऑर्डर 24 महीने तक वैलिडिटी में रहता है जब उसे इशू किया जाता है उसके लास्ट डे के मंथ के बाद। बेसिकली ये है कि अगर किसी पोस्टल ऑर्डर को 1 तारीख को खरीदा किसी ने या 5 तारीख को खरीदा और इस महीने की लास्ट तारीख है 31, तो इसके बाद में 31 के बाद में जो लास्ट के 24 मंथ्स होंगे उस दौरान इसका पेमेंट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये है। ऑप्शन नंबर बी में कि इट कैन बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ्स ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन कमीशन इन द शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स अफेक्ट्स ऑन द रिवर्स ऑफ द ऑर्डर, यानी कि अगर कोई IPO 100 रुपये का खरीदा किसी ने और 110 रुपये का उसको यानी कि उसने 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर 110 रुपये में खरीदा और उस व्यक्ति को 24 मंथ के बाद में उसका पेमेंट्स लेना हो तो उस पर 10 रुपये की डाक टिकट और चिपका करके, यानी कि पोस्टल ऑर्डर पर 10 रुपये की डाक टिकट और चिपका करके वो 100 रुपये का भुगतान ले सकता है। तो यानी कि टोटल अब उसको कितने का पड़ेगा ये, तो टोटल 24 मंथ के बाद में अगर वो पेमेंट लेंगे तो उनके लिए बेसिकली ये 120 का पड़ेगा।
120 रुपये का पड़ेगा और उनको कैश कितना वापस लौटाना होगा, 100 रुपये। तो कमीशन के रूप में कितने गए, 20 रुपये गए। 20 रुपये कैसे गए, 10 रुपये तो जब खरीदा था तब गए, और 10 रुपये का जो सेकंड कमीशन है, सेकंड कमीशन के रूप में 10 रुपये की जब पोस्टल स्टैम्प चिपकाएंगे तो 10 रुपये उनको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, यानी कि उनको 20 रुपये एज एक कमीशन उनसे लिए जाएंगे 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर के केस में। तो ऑप्शन नंबर सी में है बोथ, यानी कि पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ आईपीओ से संबंधित ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट दोबारा से समझ लेते हैं कि पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ आईपीओ इज, यानी कि जो आईपीओ है उसका जो वैलिडिटी टाइम है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आईपीओ खरीदता है और वो उसका पेमेंट लेना चाहता है तो उस केस में वो किस तरीके से पेमेंट उसका ले सकते हैं। तो 100 रुपये का आईपीओ जब 110 रुपये का इंडिया पोस्ट उसको बेचता है, तो जब वो पेमेंट अगर 24 मंथ के अंदर लेने आएंगे, 24 मंथ के अंदर लेने आएंगे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये वापस किए जाएंगे, यानी कि 10 रुपये उनके कमीशन के चार्ज लगेंगे। अगर 24 मंथ के बाद में कोई व्यक्ति आता है तो सेकंड कमीशन के रूप में जो फर्स्ट कमीशन लिया गया था 10 रुपये प्लस 10 रुपये की पोस्टल स्टैम्प इंडियन पोस्टल ऑर्डर पर चिपकाई जाएंगी, देन उनको जो 100 रुपये हैं उनके वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल अब उनको कितने का पड़ा, तो उनको टोटल पड़ गया उसको 120 रुपये का, यानी कि 20 रुपये उनके एज ए कमीशन उनके जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और ये जो ऑप्शंस हैं ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के बजाय जो सर्कल्स हैं उनकी वेबसाइट से लिया गया है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी को एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो 24 मंथ है वहां पर इसका दिया हुआ है 6 मंथ्स, यहाँ का जो 24 मंथ है ये भी 6 मंथ, ये दिया हुआ है उनका 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि इन विच रूल्स ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किन रूल्स में यानी कि किन क्लॉजेज में इंडियन पोस्टल ऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया है। तो क्लॉज नंबर 243 से लेकर के 254 तक इंडियन पोस्टल ऑर्डर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इन विच सेक्शन इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिस्क्राइब, तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर को मनी ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ही रखा गया है, इसलिए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 5, और सेक्शन नंबर 5 का नाम है मनी ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिस्क्राइब इन, यानी कि जो पेमेंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर है ये किस रूल में है। तो पेमेंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो क्लॉज नंबर ये जो टॉपिक है वो क्लॉज नंबर 248 में है, 248 में है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।